जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैंने अभी इतिहास का फिर अगला चैप्टर लेके आया मौर्य काल। मैंने अभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और आपको महाजनपद काल बता चुका हूं। आप वीडियो जाके वहां से देख सकते हैं। आज पढ़ाऊंगा आपको मौर्य काल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य काल जो है प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार तथा सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इस काल में हुए हैं। मैं आज चर्चा करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर मैं आपको बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं। ठीक है, मौर्य काल कब से कब तक था? मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। इसमें प्रमुख शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल और बहुत सारे शासक थे। मैं जिनका थोड़ा आपको धीरे से बताता रहूंगा। इस काल में केंद्रीय शासन का प्रचलन था, मतलब अक्सर राजा को जो दैवीय अधिकार प्राप्त थे, राजा ही इसमें प्रमुख था। ठीक है, बहुत सारी जो पाली संस्कृत उल्लेख है बहुत सारी ग्रंथों का, तो इसको डिटेल में आपको बताता जाऊंगा। चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो मौर्य राजवंश कैसा क्या था। एक समझ लीजिए, एक मूवी की तरह से, पिक्चर की स्टोरी की तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व भारत प्राचीन भारत का एक राज्यवंश था। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर की सेनाएं पंजाब के विभिन्न राज्यों में विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थी। मध्य प्रदेश और बिहार में नंद वंश का राजा धनानंद शासन कर रहा था। सिकंदर के आक्रमण से देश के लिए संकट पैदा हो गया था। धनानंद का सौभाग्य था कि वह इस आक्रमण से बच गया। यह कहना कठिन है कि देश की रक्षा का मौका पड़ने पर नंद सम्राट यूनानियों को पीछे हटाने में समर्थ होता या नहीं। मगध के शासक के पास विशाल सेना अवश्य थी, किंतु जनता का सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। प्रजा उसके अत्याचारों से पीड़ित थी। असहाय कर भार के कारण राज्य के जो लोग हैं उससे असंतुष्ट थे। देश को इस समय ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मगध साम्राज्य की रक्षा तथा वृद्धि कर सके, विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे तथा देश के विभिन्न भागों को एक शासन सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही राजनीतिक मंच पर एक ऐसा व्यक्ति भी प्रकट हुआ। इस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त। जस्टिन आदि जो यूनानी विद्वान थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्टस नाम दिया था। उन्होंने कहा, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्टस की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त से की। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला बन गई। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मौर्य कौन थे। मैं आपको बता दूं, पहले मौर्यों के बारे में जान लेते हैं। स्पुनर के अनुसार मौर्य पारसिक थे, क्योंकि अनेक मौर्यकालीन प्रथाएं जो है पार्थिक प्रथाओं से मिलती जुलती है। ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा साहित्य सागर, व्रत कथा मंजरी के अनुसार जो मौर्य थे वो शूद्र थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा गोरखपुर क्षेत्र के निवासी थे। ग्रीक लेखक जस्टिन तथा जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त निम्न जाति का था। महावंश टीका के अनुसार वह क्षत्रिय था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि वह शूद्र नंदवंश का विनाश करना चाहता था, अतः वह स्वयं शूद्र को शासक नहीं बना सकता था, अतः वह मोरेक नामक क्षत्रिय थे। यह किनका है? उनकी जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत क्या क्या है देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षक है वो, और जो अभिलेख मिले हैं बहुत से जगह से, और ब्राह्मण साहित्य, ये कुछ जो है खास है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत हैं। आगे देख लेते हैं मौर्य वंश का इतिहास क्या कह रहा है। मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो आज का बिहार और बंगाल से शुरू हुआ है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास की है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद विस्तार हुआ था। ठीक है, अब इसी तरीके से मौर्य वंश में जो है, मौर्य वंश का जो शासन है भारत में 137 वर्षों तक। तो या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं बताऊं किसका किसका शासन कब था। तो मौर्य वंश में जो अलग अलग राजा थे तो 37 वर्षों तक, तो 381 से 187 तक रहा। इन वर्षों में कई शासक हुए। निम्न 3 सम्राटों का शासन काल उल्लेखनीय रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का ईसा पूर्व क्या है? 321 से 300 ईसा पूर्व।
बिंदुसार का है 300 से 273 ईसा पूर्व, अशोक का है 269 से 236 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अभी देखिए अन्य जो शासक थे उनको भी थोड़ा जान लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कुलार जो शासक थे 232 से 228 ईसा पूर्व 4 वर्ष। दशरथ 228 से 224 ईसा पूर्व 4 वर्ष। संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व 9 वर्ष। सालिसुत 215 से 200 ईसा पूर्व 13 वर्ष। देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व 7 वर्ष। संत धमन 195 से 187 ईसा पूर्व 8 वर्ष। बृहदत्त 187 से 185 ईसा पूर्व 2 वर्ष। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य की स्थापना करने में आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का पूरा सहयोग मिला। आचार्य चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, इसको याद रखेंगे तो आपको तो फिर भी ये चीजें पता ही होगी। चंद्रगुप्त का जन्म जो है ईसा पूर्व मतलब 345 ईसा पूर्व में शाक्तों के पिपलिन गणराज्य की मौर्य शाखा में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आया है, तो इस तरह से याद करेंगे, लाइन बने तो आपको याद रहेगा। चंद्र अंतिम शासक धनानंद का विनाश करने के बाद ईसा पूर्व 321 में मगध का सम्राट बना। यूनानी लेखक जस्टिन एंड प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने के पास 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा और सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य के हिस्से थे। जो रुद्रमन का जो जूनागढ़ है का अभिलेख है उसके अनुसार चंद्रगुप्त में जो चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति को सूबेदार बनाया था। वहां सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कहां पे? जूनागढ़ में। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, इसको रिवीजन करते रहिएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की जो भिड़ंत है सिकंदर के सेनापति सेलुकस, जिसमें सिकंदर विजयी रहा, उसके साथ हुई थी। तो याद रखेंगे किसके साथ हुई थी। 305 में चंद्रगुप्त की भिड़ंत सिकंदर, इस पुस्तक के जो निरंकुश राज्य ऑटोक्रेसी जो किताब है उसमें सेनापति सेलुकस निकोटर से हुई थी। इसमें विस्तार से बताया गया है। और जो चंद्रगुप्त की सेनाएं थी इसमें पूरी डिटेल आपको इस किताब से ही ली गई है कि उनके युद्ध के बीच में क्या क्या हुआ था। सेलुकस ने संधि कर ली थी और अपनी बेटी कार्नेलिया, कहीं पर उसका नाम हेलन भी है, मिलता जुलता है, जो चंद्रगुप्त के साथ शादी कर दी गई और दहेज में 500 हाथी भी दिए गए थे। ये क्वेश्चन भी आता है दहेज में कितने हाथी दिए गए और उनकी बेटी का नाम क्या था। सेलुकस की बेटी का नाम हेलन था या कार्नेलिया था। ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनको 2-3 क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे तो ही आपसे बनेगा। दोनों ही पक्षों ने दूतों का विनिमय किया था। सेलुकस ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था शादी के बाद, और दोनों ने दूतों को एक दूसरे से एक्सचेंज किया था। मेगास्थनीज काफी दिनों तक पाटलिपुत्र पे रहकर अपने वहां पे क्या उनके साम्राज्य में क्या क्या होता था उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिकामिस के बारे में लिखा हुआ है। सेलुकस एवं चंद्रगुप्त के बीच एक युद्ध का विवरण एपियस नामक यूनानी व्यक्ति ने भी किया है। तो एपियस नामक व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो उसको याद रखिएगा कि सेलुकस और चंद्रगुप्त के बीच किस व्यक्ति ने अपने किताब में युद्ध का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म स्वीकारा था, ये क्वेश्चन आता है। जैन धर्म स्वीकार कर लिया था तथा भद्रबाहु ने इस धर्म की दीक्षा दी थी। तो किन्होंने जैन धर्म की दीक्षा दी थी? तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को इस धर्म की दीक्षा दी थी। चंद्रगुप्त के कौन कौन सा विजय हुए थे राज्य को, तो ये देख लीजिए। उन्होंने पंजाब विजय किया था, मगध विजय किया, मलय केतु के विद्रोह का दमन किया, सेलुकस पर विजय प्राप्त की, पश्चिम भारत पर विजय किया, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया। साम्राज्य का विस्तार देख लेते हैं क्या क्या है। चंद्रगुप्त ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसने उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये आप थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, ये भी आपको बता चुका हूं, तो फिर भी याद रहना चाहिए, इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए चंद्रगुप्त के अंतिम दिन देख लेते हैं कैसे थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्र को सौंप दिया और जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ मैसूर चले गए। और जो लास्ट बता रहा हूं क्वेश्चन आता है, सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 ईसा पूर्व में अनशन व्रत करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने शरीर को त्याग कर दिया गया था।
त्याग कर दिया, सॉरी। तो ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद करिए, कहां पे अपने शरीर को त्यागा था, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। देखिए मैं अभी आपको मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया हूं, फिर मैं उसके पास बिंबिसार और अशोक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मौर्य से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। इतिहास में क्रमबद्ध में सिंधु घाटी सभ्यता, आपको फिर महाजनपद काल, इस तरह से ये मौर्य के बारे में बताता जा रहा हूं। इस तरह से रिलेटेड मैं पूरा इतिहास कवर कराने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप वीडियो फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो इसको आपको कहीं ना कहीं माइंड में एक फोल्डर बना लीजिए कि मैं यहाँ से स्टडी किया हूँ, 365 से मैंने स्टडी किया है, तो आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अगर आप उस फोल्डर पर जाते हैं तो आपको याद रहेगा कि अच्छा मैंने यहाँ पढ़ा, तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर हमारा कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो, इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।